नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं कि एनआरडीएस, ठीक है। एनआरडीएस भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग एआरडीएस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आगे अपने पास एनआरडीएस। एनआरडीएस क्या होता है? न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हमें पता है कि जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनमें सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम होती है, एज ए रिजल्ट उनमें सांस का मसला बनता है, जिसे हम कहते हैं मतलब लंग्स की कंप्लायंस ज़्यादा होती है, लंग्स सही से खुलते नहीं है, तो उस वजह से उनको न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होते हैं। अच्छा, जो सर्फेक्टेंट है वो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और प्राइमरीली इसमें क्या चीज़ होती है? डीपीपीसी। डीपीपीसी क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है, एक फॉस्फोलिपिड है। इसकी कंपोजिशन हम लोग लेटर पढ़ेंगे आगे जाके। तो खैर डीपीपीसी जो उसमें मेजर कंसंट्रेशन इसकी होती है। फिर लाइंस और जो सर्फेक्टेंट है वो एल्वियोलाई को ड्राई रखते हैं। अब ड्राई कैसे रखते हैं? आपको पता है कि हमारे पास ये है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में अगर पानी आ जाएगा तो उसकी वजह से वो पानी सरफेस टेंशन डेवलप करता है, और सरफेस टेंशन की वजह से जो लंग एल्वियोलाई है वो कोलैप्स कर जाते हैं। ऐसे ही है। तो जो हमारे पास ये सर्फेक्टेंट है, सर्फेक्टेंट इस इधर आके इनको ड्राई करता है, इस पानी को कह लो कि तोड़ता है, खत्म करता है। एज ए रिजल्ट उनमें सरफेस टेंशन कम करता है और उसकी कंप्लायंस को बढ़ाता है। सही है, ठीक है। सरफेस टेंशन कम करता है, कंप्लायंस को ज़्यादा करता है। कंप्लायंस क्या होती है? कंप्लायंस आपको पता है कि कोई भी चीज़ लाइक कितना वो एक्सेप्ट करे, कितनी लाइक ईज़ियर टू फील। ठीक है, यूँ कह लें कि अगर जो नया बलून होता है उसकी कंप्लायंस कम होती है, जबकि जो पुराना बलून हो जाता है जिसको आप कई दफ़ा इन्फ्लेट कर चुके होते हो उसकी कंप्लायंस ज़्यादा होती है। मतलब उसको ईज़िली आप इन्फ्लेट कर सकते हो। तो जितना ईज़िली इन्फ्लेट कर सकते हो उतनी ज़्यादा कंप्लायंस होती है। इसी तरह जो अपने पास फाइब्रोटिक डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जिस तरह के पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, उसमें फाइब्रोसिस होने की वजह से जो लंग्स हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं और उनको इन्फ्लेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनकी कंप्लायंस कम हो जाती है। जिस तरह हमारे पेशेंट्स कंप्लायंस कम होती है ना कि बात नहीं मानते, इसी तरह लंग्स हमारी बात नहीं मानते, इन्फ्लेट नहीं होते। इन द फीटस सर्फेक्टेंट मे बी प्रेज़ेंट एज़ वैसे भी कहते हैं कि 24 वीक की एज पे भी आगे सर्फेक्टेंट मौजूद होता है, लेकिन हमें पता है कि 34 के करीब आके ना 34 टू 35 वीक्स पे आके ये मतलब इसकी सही मुनासिब कंसंट्रेशन बन जाती है कि बंदा सर्वाइव कर सकता है। तो इसीलिए अगर किसी बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हो रहा हो और ख़ास तौर पे अगर 34 वीक से उसकी ज़्यादा कम एज हो, ऐसे केस में आप लाज़मी तौर पे बीटा मेथाथ्रोन का इंजेक्शन लगाते हो मदर को। सही है, ताकि इस बच्चे में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अच्छा, और जनरली हम लोग क्या चीज़ करते हैं? हम लोग एमनियोटिक सैंपलिंग करते हैं और उसके अंदर हम लोग एलएस रेशियो देखते हैं। एलएस रेशियो अगर 2:1 से ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि सर्फेक्टेंट अच्छा बन चुका है, और अगर इससे कम हो तो ये ज़रा मसले वाली बात होती है। बाकी न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता क्या है ओवरऑल? बस यही होता है कि प्रीमेच्योर बर्थ होती है, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम होती है और लंग्स की कंप्लायंस कम होती है, लंग्स इन्फ्लेट नहीं कर पा रहे होते। बच्चा जो है उसको मुश्किल होती है इन्फ्लेट करने में लंग्स को, वीक्यू मिसमैच होता है और सांस नहीं आ रहा होता बच्चे को साइनोसिस हो जाती है। फिर जिस तरह भी हम लोग जो भी काम कर के उस बच्चे को किसी तरीके से सांस दिलवाते हैं, उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट भी यूज़ करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको अगर आप उसकी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराओ तो आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नज़र आएगी लंग फील्ड्स की, और साथ में पैची एटेलेक्टेसिस नज़र आएंगे, पैची एटेलेक्टेसिस। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस तो आप समझ सकते हो कि एक्सरे होगा चेस्ट का, तो उसमें आपको ना ऐसे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नज़र आएगी। दूसरा पैची एटेलेक्टेसिस होती है कि कुछ-कुछ एरियाज़ पे मतलब लंग्स सही से इन्फ्लेट नहीं किए होंगे, कुछ-कुछ जगहों पे तो चलो थोड़ी-सी होगा इन्फ्लेट, मतलब एयर होगी, बाकी देखोगे कहीं-कहीं जगहों पे बिल्कुल ही एटेलेक्टेसिस हुई होगी, तो उसे कहेंगे पैची एटेलेक्टेसिस। अच्छा, फिर अपने पास आ गया कोलैप्स एल्वियोलाई इज़ फाउंड इन एआरडीएस। एआरडीएस एक अलग चीज़ है। यहाँ इसने ना बड़ा कन्फ्यूज़ किया हुआ है, एनआरडीएस को कहीं एआरडीएस लिखा हुआ है, तो एआरडीएस अलग चीज़ है। एआरडीएस कहाँ होता है? ये होता है मतलब बच्चों में भी हो सकता है, अडल्ट्स में भी होता है, और इसमें होता ये है कि ओवरऑल आपके लंग्स की पहले इंसल्ट होती है, समहाउ कोई सेप्सिस या किसी वजह से उधर एक कोई ऐसा मसला होता है, उसके नतीजे में पूरे लंग्स में कैपिलरीज़ की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, और एज़ अ रिज़ल्ट लंग्स में पानी भर जाता है, बंदे को साँस नहीं आता, तो इसको मज़ीद लेटर डिस्कस करते हैं, लेकिन ये और चीज़ है। जबकि कोलैप्स्ड लंग एआरडीएस में पाए जा सकते हैं, ये बात ठीक है। आगे वो कहते हैं प्री टर्म बेबी है और उसके टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की डेफिशिएंसी है, तो इसको एआरडीएस होगा, नहीं इसको एनआरडीएस होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ऑप्शन में हो ही ना एनआरडीएस, तब आप चलो एआरडीएस लगा देना। एआरडीएस में क्या होता है कि एनआरडीएस में होता है कि टाइप 2 एल्वियोलर जो
सेल्स हैं वो सर्फेक्टेंट सही से प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते या कम किया होता है। ये एनआरडीएस की फाइंडिंग है। ठीक है, एक एक लेडी मतलब डूबी और उसको हमने बचा लिया, रिससिटेट कर लिया, इसे कहते हैं नियर ड्राउनिंग, के डूबते डूबते बची है, उसको एआरडीएस डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये एक आप कह लो स्टिमुलस है एआरडीएस का। और ईआरडीएस में क्या होता है कि आपकी कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडिमा होता है और फिर पल्मोनरी के एल्विलाई में भी पानी चला जाता है, पल्मोनरी एडिमा भी हो जाता है। तो ये इसकी फाइंडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। अगर 25 वीक ऑफ जेस्टेशन पे बच्चा पैदा होगा तो उसमें एनआरडीएस होगा और उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं आया। सर्फेक्टेंट फंक्शन एंड एफिशिएंसी, अच्छा सर्फेक्टेंट एफिशिएंसी होगी तो पैचेट लैक्टिसिस होगी। सही है। अच्छा, अलविलाई, ये भी सारी सिंपल सी बातें हैं। सर्फेक्टेंट लंग कंप्लायंस को ज़्यादा करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं। चलें, ये बात सारी सेम है। फिर अपने पास आ गया सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, काजेज़ वही सेम बात, सरफेस टेंशन को ज़्यादा कर देगा डेफिशिएंसी और कंप्लायंस को कम कर देगा। एल्वियोलर सरफेस टेंशन को ज़्यादा कर देगा, कंप्लायंस को कम कर देगा, ये तो सिंपल था। फिर अपने पास आ गया सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमें पता है हमारे पास ये एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई में दो तरह के सेल्स होते हैं जो उसकी मतलब एपिथेलियम बना रहे होते हैं। इसमें एक होते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और दूसरे होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। लेट्स सपोज कि ये टाइप 2 न्यूमोसाइट है। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स कम होते हैं और ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये करते क्या है? ये सर्फेक्टेंट को बना के अपने अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। सही है, इनको कहते हैं लैमिलर बॉडीज। क्या कहते हैं? लैमिलर बॉडी। और ऑन डिमांड, लेट्स सपोज जब बेबी क्राई करता है या फिर लेट्स जब भी डिमांड होती है ज्यादा सर्फेक्टेंट की, तब ये रिलीज कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब ये आप एमसीक्यू देखें। 28 साल 28 वीक्स की प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके प्री टर्म बेबी की डिलीवरी होगी और उस बेबी में एक्सरे पे आपको डिफ्यूज पल्मोनरी ओपेसिटीज नजर आई और जब आपने लंग टिश्यू बायोप्सी की तो उसमें आपको क्या नजर आया? डिक्रीज लेमिनर बॉडीज इन टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। मसला ये होता है कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स इतने मैच्योर हुए ही नहीं होते, तो वो इतने ज़्यादा सर्फेक्टेंट नहीं बना रहे होते, इतनी ज़्यादा लैमिनर बॉडीज़ नहीं होती। सही है? तो ये चीज़ जो है ना, ये हॉलमार्क है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी का, ये लैमिनर बॉडीज़ का कम होना इन टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। सही हो गया? अच्छा, फिर अपने पास आ गया कि सर्फेक्टेंट, ये सारी बातें सिंपल हैं बिल्कुल, ये भी ठीक हो गया। अब ये कंपोजिशन क्या होती है सर्फेक्टेंट की? सर्फेक्टेंट में लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं। फॉस्फोलिपिड्स है। कौन सी वाला फॉस्फोलिपिड है? डीपीपीसी। सही है। कार्ब्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? फॉस्फोलिपिड्स की। ये सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन आ गई। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एआरडीएस और एनआरडीएस में डिफरेंस। अच्छा, एनआरडीएस क्या होते हैं? एनआरडीएस तो मेरे पास चल गया सारा। इसका दूसरा नाम है हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज। होता है इसमें यही है, सर्फेक्टेंट सही से बनता नहीं है और उसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है, पैची एटेलेक्टेसिस आती है, बंदे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, जब सांस नहीं लेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, उसका ऑक्सीजन ठीक कम होती है, और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस इसकी एसोसिएशन है। हमने देखा कि जो एनआरडीएस के बच्चे होते हैं ना, प्रीमेच्योर खास मतलब प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, उनमें नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है। इसमें बस यही होता है कि जो आपकी आंतरी है ना बच्चे की, वो गल जाती है। अच्छा, प्रीमेच्योरिटी की वजह से होता है मैटरनल डायबिटीज या सी सेक्शन। अब इनकी रीजंस क्या है? प्रीमेच्योरिटी तो हमें याद है वैसे ही। मैटरनल डायबिटीज की ये एसोसिएशन है कि जो डायबिटिक मदर्स होती है ना, तो वो बेबी में भी ग्लूकोज ज्यादा जाता है और इंसुलिन ज़्यादा बनती है बेबी में। एज़ एज़ अ रिज़ल्ट, लाइक ये चीज़ें ना, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर इंसुलिनीमिया, ये अपने पास टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स हैं उनसे सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को कम करवाते हैं। ये चीज़। और सी सेक्शन में कैसे कम होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स? अब ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म रखा गया है। अल्लाह पाक ने ये रखा है कि जब आप बेबी डिलीवरी होती है ना, तो बच्चा स्ट्रेस से गुजरता है। माँ के साथ-साथ बच्चा भी स्ट्रेस से गुजरता है। और उस लेबर के दौरान बच्चे के अंदर कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं। कैटेकोलामीन्स भी रिलीज होते हैं, इस तरह स्ट्रेस हार्मोन जो है अपने पास, ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो हैं, ये भी रिलीज होते हैं। ये ये जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं, ये आपके लंग्स में जो पानी होता है बच्चे के, उसको भी क्लियर करते हैं, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करते हैं, मतलब इसके बेनिफिट्स हैं। और अगर एक बच्चे को सी सेक्शन करवाएं करेंगे और वो इस फेज से नहीं गुजरेगा,
तो उसमें ये प्रोसेस नहीं होगा, तो ऐसे बच्चे में एनआरडीएस होने का चांस ज़्यादा है। यहाँ ये मुराद है। फिर अपने पास आ गया एलएस रेशियो, वो हमने डिस्कस कर लिया कि 2 से ज़्यादा हो तो ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, उससे कम हो तो मसला है। और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप मैटरनल स्टेरॉइड्स देते हो, डिलीवरी डिलीवरी से पहले आप कोशिश करते हो कि बीटामेथासोन दो, और डिलीवरी को मेरा ख्याल है कि 2 दिन तक डिले करते हैं हम किसी तरीके से ना, ताकि वो असर भी आ जाए। इस तरह के प्रोसीजर होते हैं, अगर पॉसिबल हो तो। बाकी आर्टिफिशियल सर्फैक्टेंट फॉर इन्फेंट, और अगर बेबी डिलीवर हो चुका है तो वैसे में आप ये करते हो कि बेबी को लंग्स में ना आर्टिफिशियल सर्फैक्टेंट डालते हो। चलो ये इसकी मैनेजमेंट आ गई और सारा टोटल आ गया। फिर अपने पास आ गया एआरडीएस। एआरडीएस में ये होता है कि, तो एआरडीएस में क्या होता है कि सिंपल सा आपको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पहले इंजरी होती है, सही है। डायरेक्ट इंजरी मतलब कि लंग इंजरी इस तरह के, आप कह लो कि वैसे कोई कंट्यूजन है, कोई निमोनिया हो गया बंदे को, या एस्पिरेशन कर ली उसने, जिस तरह के ड्राउनिंग में उसने कोई एस्पिरेशन कर लिया, वैसे वोमिट एस्पिरेट कर ली, कोई भी ऐसा रीजन हो सकती है। या उसके अलावा कोई इंटरेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक सिस्टेमिक हो सकते हैं, जिस तरह के सेप्सिस हो गया, शोक हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। नियर ड्राउनिंग का पेशेंट है जो हमारा पुराना केस था, या कुछ ड्रग्स है, लेट्स सपोज कोई भी ऐसे बहाना बना और उस बंदे को ये इंसल्ट हुई पहले, और उसके नतीजे में क्या होगा कि वहाँ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा, जिस इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा लंग्स में, और वो साइटोकाइनेस रिलीज करना शुरू करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस ये होगा कि कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जो लंग्स के कैपिलरीज है ना उनकी, और वो वो प्रोटीन रिच फ्लूइड, यानी कि एक्सुडेट, एक्सुडेट को लीक करना शुरू, इन्फ्लेमेशन हुई है ना, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में एक्सुडेट आता है, तो एक्सुडेट रिलीज करना शुरू कर देंगे इनटू द लंग्स। तो लंग्स क्या होगा, विद इन अ फ्यू टाइम आपके लंग्स जो हैं वो जनाब पानी से भर जाएंगे। और ये पेशेंट्स आपने देखे भी होंगे, वो देखे होंगे जो बच्चे हाउस जॉब कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि आपका पेशेंट होता है, वार्ड में सेप्सिस हुई होती है, यूरो सेप्सिस होती है, फीवर सेप्सिस, जो भी सेप्सिस है, और अचानक से वर्स होता है यार, पता ही नहीं चलता, लाइक वो, और आप जब चेस्ट सुनते हो, चेस्ट में खर खर क्रैप्स आ रहे होते हैं अच्छे खासे। ऐसे ही होता है ना, सम टाइम आपने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे, और ऐसा पेशेंट्स विद इन लाइक आवर्स और विद इन डेज में बस एक्सपायर हो जाते हैं। हो सकता है कि वो पेशेंट एआरडीएस का हो, और उस पेशेंट को वेंट की जरूरत होती है। एआरडीएस की मैनेजमेंट ही ये है कि आप उसको वेंट पे शिफ्ट करो, और हमारे पास वेंट अवेलेबल नहीं होता। तो और वैसे भी वेंट के साथ भी इनका मतलब चांसेस इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन जरूरत वेंट की ही होती है, और मैनेजमेंट नहीं होती इनकी कोई। खैर, तो ये उसने सारे लिखे हुए हैं। अगर मोस्ट कॉमन काज पूछो, नंबर वन काज पूछ लें, तो सेप्सिस इज द नंबर वन काज ऑफ, आगे एमसीक्यू आएगा। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हमारे पास एक उसने ना सार्स, ये कोविड वायरस का नाम है, कोविड वायरस की एक टाइप कह लो, कि जो एआरडीएस काज करवाती है। सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, निमोनिया नहीं काज करता। बाज काज कोविड वायरस जो है वो एआरडीएस भी काज करता है, और इस वजह से उसमें डेथ भी होती है, सही है। और बस तरीकाकार वही है, यही वाला तरीकाकार है। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, डायग्नोसिस क्या करेंगे। डायग्नोसिस ऐसे ही है कि आपको आप बायलैटरल क्रेफ्ट्स आ रहे होंगे, बड़े क्रॉस क्रेफ्ट्स, ग्रोस क्रेफ्ट्स आ रहे होंगे, और साथ में कोर्स क्रेफ्ट्स आ रहे होंगे, और साथ में आप एक्सरे करोगे तो बायलैटरल दोनों ही लंग्स ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए, ऐसे ऐसे अच्छे खासे खराब हुए होंगे एक्सरे पे। साथ में आप ये PaO2 और PiO2 चेक करोगे, इससे भी बड़े एमसीक्यूज आते हैं, तो 300 से कम हो गया। व्हाट इज PaO2 और PiO2? यार PaO2 ये है आर्टीरियल ऑक्सीजन का प्रेशर, सही है। मतलब लंग्स में ओके, मतलब आर्टरीज में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है। और FiO2 है कि इनहेल ऑक्सीजन की फ्रैक्शन, सही है। आसान लफ्जों में समझे, यार मैं अगर कहूँ कि यार FiO2 जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, मैं इनहेल कर रहा हूँ, वो कम है, और जो आर्टरीज में ऑक्सीजन जा रही है वो ज्यादा है। मतलब आर्टरीज का PaO2 ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि मेरे लंग्स अच्छे काम कर रहे हैं, कि मैं थोड़ी ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहा हूँ, और वो भी मेरी अच्छी मेंटेन कर रहा है आर्टीरियल ऑक्सीजन, ऐसे ही है। और लेट्स सपोज मेरा FiO2 बड़ा ही ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा, मैंने उस बंदे को ना ऑक्सीजन लगाई हुई है, 100% ऑक्सीजन लगाई हुई है, तो मतलब जाई सिर्फ एयर की बजाय जाई पूरी ऑक्सीजन रही है, उसके बावजूद उसका अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम है, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो यही बात है, अगर PaO2 FiO2 की वैल्यू हो ज्यादा, मतलब कि कम इनहेल करने में भी ज्यादा मेंटेन कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। मतलब ज्यादा होना इज गुड, और कम होना इज बैड। तो अगर 300 से कम हो जाए ना, 300 से कम, तो ये एक तरह से डायग्नोस्टिक है फॉर ARDS।
ग्रेड्स हैं इसके, 300 से कम है तो मतलब अभी इतना ज़्यादा बुरी हालत नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो गया ये ARDS, माइल्ड है। 200 से कम है तो आप कह लो मॉडरेट है, और 100 से कम है तो सीवियर है ARDS। आई समझ? अच्छा, तो ये अपने पास आ गया। और दूसरा वो कहता है कि आपको रेस्पिरेटरी फेलियर विद इन वीक हो जाएगा और आप वेंट पे चला जाएगा, सीधा बंदा डायरेक्ट मेडिकल मैकेनिकल वेंट पे चला जाएगा। अब अपने कुछ डिस्कस करते हैं। पहला आ गया कि प्रेग्नेंट वुमेन है, फीटस को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था और जो भी है बेटामेथासोन देना है, सही हो गया। सर्फेक्टेंट डायबिटीज में कम बनता है, अभी हमने देखा। और सम डिजीज दैट प्रेशर इज नीडेड, हाँ मतलब ज़्यादा प्रेशर चाहिए लंग्स में क्रिएट करने के लिए, मतलब कंप्लायंस कम है। पेशेंट विद ARDS डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ARDS में भी फेफड़ों में पानी भर जाता है और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट हो उसमें भी पानी भर जाता है, सही है। तो लेट्स सपोज एक बंदे को अचानक से MI हुआ, वैसी बात करो, एक अचानक से MI हुआ और अचानक से वो हार्ट फेलियर में गया और उसके नतीजे में उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया अचानक से, तो उसमें भी अचानक से विद इन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसके फेफड़ों में पानी आ गया, और ARDS में भी ऐसे ही होता है। वैसे तो और चीजें भी है नो डाउट डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन एक चीज होती है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपको जरूरत हुई आप कमेंट्स में पूछ लेना। अच्छा, इसमें बस ये ना एक तरीकाकार होता है जिससे आप लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिटेक्ट कर सकते हो कि उसमें ज्यादा या कम है, सही है। अब अगर तो हुआ ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेट्स सपोज ये हार्ट है हमारा और उसमें क्या है कि उसमें आपको पता है कि फेलियर का यही मतलब है ना कि सही से काम नहीं कर रहा, लेफ्ट मोस्ट कॉमन केसेस में लेफ्ट वेंट्रिकल सही से काम नहीं कर रहा, एज रिजल्ट यहाँ प्रेशर ओवरलोड होगा, पीछे भी प्रेशर ओवरलोड होगा, और उसी वजह से ये प्रेशर जो पीछे बैकअप फ्लो ज्यादा हो रहा है उसी वजह से लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का प्रेशर है तो उसमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मतलब कि लेफ्ट एट्रिया या लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, वही तभी तो बैकफ्लो है। और अगर आप बात करो किसी और वजह से, हम सिर्फ ARDS की बात नहीं करता, किसी भी वजह से पल्मोनरी एडिमा हुआ है तो उसमें अगर हार्ट का इशू नहीं है तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ठीक होगा, भाई हार्ट तो सही काम कर रहा है, वो तो आगे पंप करता जा रहा है, तो बैकफ्लो है ही नहीं, पीछे उसमें इकट्ठा हो ही नहीं रहा खून, तो क्यों प्रेशर ज्यादा होगा इन वेंट्रिकल्स में, इस एट्रिया में? तो इस वजह से उस केस में पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर वेज प्रेशर ठीक होगा। नॉर्मली याद रखना कि रट्टे मारने वाली बात नहीं, जब समझा रहा हूँ 18 होता है, और अगर 18 से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, 18 से कम हो तो इसका मतलब है नहीं है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नहीं है। आपने वैल्यू याद नहीं करनी, वैसे आइडियली उनको चाहिए कि वो वैल्यूज दें हमें, लेकिन आगे एमसीक्यू आएगा तो इसलिए मैं आपको पहले बता दिया, तो ये हमें समझ आ गया। ये कहते हैं कि 36 साल का बंदा है और वो पानी में रिवर में गिर गया, उसको ARDS हो गया, और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ARDS का? तो इनवर्स इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी प्रेशर टू मेंटेन ऑटो पीप, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एक्चुअली, ये हमारी सेटिंग है उसकी वेंट की, वो आपको समझाता हूँ। आप देखो नॉर्मली एस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, आपको पता है कि 1:2 या 1:3 चल रही होती है इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन, है ना, एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग्ड होती है, हमें पता है। तो लेकिन हम लोग जब ARDS के पेशेंट को वेंट पे शिफ्ट करते हैं ना, अब इसमें इन पेशेंट्स में हुआ क्या है, इन पेशेंट्स में लंग्स की पानी इकट्ठा हो गया और सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट कहाँ जाएगा? वो सारा खराब हो गया सर्फेक्टेंट, और एज ए रिजल्ट लंग्स अब कोलैप्स करना चाह रहे हैं, लंग्स की कंप्लायंस क्या हो गई है? कम हो गई है। ऐसे ही है, अब हम वेंट के थ्रू लंग्स को डायलेट भी रखेंगे, नहीं करेंगे। उसके लिए एक टेक्निक हमने ये निकाली, बड़ी जबरदस्त टेक्निक है कि हम एक्सपायरेशन का पीरियड कम कर दें इंस्पायरेशन से, लेट्स सपोज 2:1 कर दें, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये कर देते हैं कि इंस्पायरेशन का पीरियड ज्यादा कर देते हैं, एक्सपायरेशन का पीरियड कम कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे एक ऑटो पीप डेवलप होगा, ऑटो पीप, नई टर्म्स हैं लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको आती होंगी माशाल्लाह, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, वैसी बात करो, जिनके लिए न्यू है मुश्किल बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है इसका? देखो कि अपने पास हमने इंस्पिरेशन ज्यादा टाइम होगी, लेट्स सपोज कि 2 सेकंड तक सांस अंदर जाएगा और 1 सेकंड के लिए बाहर आएगा, तो जब 1 सेकंड के लिए बाहर आएगा तो क्या सारा बाहर आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, टाइम कम है ना बाहर निकालने के लिए इस सांस को। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि नेक्स्ट इंस्पिरेशन स्टार्ट होने से पहले, मतलब तब तक भी कुछ ना कुछ पीछे हवा पड़ी होगी,
इसे कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन देयर विल बी सम पॉजिटिव प्रेशर इन द लंग्स। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप खुद मेंटेन करते हो, वो वेंट की सेटिंग होती है कि वो एक्सपिरेशन में भी ना पूरी हवा बाहर नहीं निकलने देते, वो वेंट की सेटिंग होती है। एक है ऑटो पीप कि जस्ट आपने इंस्पिरेशन का पीरियड ज्यादा कर दिया, एक्सपिरेशन कम कर दिया, लंग्स पास टाइम ही नहीं है कि वो सारी बाहर निकाल सकें, एज रिजल्ट ऑटो पीप डेवलप रहेगा और लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होंगे। और हमने इसी से बचाना है, क्योंकि एक दफा लंग्स कोलैप्स हो जाए उनको दोबारा इन्फ्लेट करना और मुश्किल होता है फुल कोलैप्स होने के बाद ना। तो ये चीज़ है ऑटोपिप। तो यहाँ उसने यही बात की है कि आप एयरडेस में क्या करते हो कि इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी प्रेशर को रिवर्स कर देते हो टू मेंटेन ऑटोपिप। जो मुझे इसकी बात की समझ आई है। अच्छा, तो अपने पास आ गया कि इन अ पेशेंट विद एआरडीएस पैथोफिजियोलॉजी काज ऑफ एडिमा इज, क्या पैथोफिजियोलॉजी है? कैपिलरी लीकेज। बट स्टेटमेंट इज, वो इसके अलावा और भी हो सकता है, वो ये भी पूछ सकते हैं इन्फ्लेमेटरी कैस्केड, ये भी रीजन है, उसकी वजह से कैपिलरी लीकेज ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। तो ये तीनों चारों चीजें आ सकती है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। बट स्टेटमेंट इज डायग्नोस्टिक ऑफ एआरडीएस, एम आई राइट? और ये उसकी उसकी मॉडरेट फॉर्म है। इट इज आल्सो आस्क्ड एज अ पेशेंट विद इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड टैकिपनिया बायलैटरल पल्मोनरी इन्फ्लेट्स, और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज ठीक, मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नहीं है। तो और ये देखो, तो अब ये क्या चीज है, एआरडीएस का पेशेंट है, और अगर वो इसी को ज्यादा कर देता, इसी को कर देता वो 18 से ज्यादा, सिर्फ ये इस तरह कर देता, तो ये आंसर हमारा बदल जाता। सही है, क्योंकि हाँ, क्योंकि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी लंग्स काम नहीं कर रहे होंगे, और ये उसमें भी कम हो सकता है। अ लेडी ड्राउन्ड इन वाटर, पानी में डूबी और वो बच गई, इंटरस्टिशियल एडिमा हो गया, ठीक है, एडिमा हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एआरडीएस इज सेप्सिस। आप पर्सन बर्न कैसे याद रख सकते हो भाई? एआरडीएस आप देखते कहाँ हो सबसे ज्यादा? हॉस्पिटल में। किन पेशेंट्स में? जिनको सेप्सिस होती है, तो बस मोस्ट कॉमन काज ही वो है। अच्छा, अ पर्सन बर्न इनसाइड अ रूम, और उसको लंग क्लैप्स डेवलप हो गए हैं, वेंट पे चला गया है, तो एआरडीएस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पेशेंट इन आईसीयू नाउ डेवलप्स वर्सनिंग शॉर्ट, आईसीयू का पेशेंट था, मतलब सिक ही था, अब सेप्सिस भी हो सकता है। अब उसको क्या हुआ कि अचानक से सांस में मसला आना शुरू हो गया अचानक से, और अब वो उसको ना ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज डेवलप होना शुरू हो गया सिमेट्रिकल पूरे लंग्स में, तो ये एआरडीएस हो सकता है। इसके लिए आप टेस्ट करवाते हो, फिर पता चलता है कि हाँ भाई एआरडीएस ही है कि नहीं है। अच्छा, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन अकर्स ड्यू टू रिड्यूस एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। यार ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगी कि हमारे लंग्स में बड़ा अच्छा सिस्टम है। नॉर्मली बॉडी में क्या होता है, जहाँ हमारी नॉर्मली बॉडी में जहाँ इस्कीमिया हो रहा हो ना, लेट्स सपोज मसल्स में इस्कीमिया हो रहा हो, तो वो लोकल मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं, और वो वहाँ वेजो डायलेशन करवाते हैं ताकि वहाँ का फ्लो अच्छा हो। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। लंग्स में अल्लाह पाक ने एक उल्टा सिस्टम रखा हुआ है, वो ये रखा हुआ है कि जहाँ आपको, जहाँ जिन वेसल्स में, लेट्स सपोज अगर ये एल्वियोलाई है और इधर एयर नहीं आ रही, इधर एयर नहीं आ रही, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो इधर वाली वेसल्स होंगी वो डायलेट होने की बजाय कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। सही है, और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो एल्वियोलाई अच्छी, जहाँ परफ्यूजन नहीं है, जहाँ अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ परफ्यूजन भी कम कर दो, ताकि जिन एल्वियोलाइज में अच्छी वेंटिलेशन है वहाँ परफ्यूजन ज्यादा हो सके। आई समझ? ताकि एक्सचेंज अच्छा हो सके, तो ये इसलिए रखा गया। अब उसने वही बात पूछी है कि पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है जब एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है। बस एक बात में मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ यार, एल्वियोलर एल्वियोलर मैकेनिज्म समझने आगे उसने पूछा हुआ है, 3-4 एमसीक्यूज इसमें से पूछे हुए हैं। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल से है कि ये हमारे पास हमारा एक प्यारा एल्वियोलाई है, और इसके नीचे ये हमारी गुजर रही है, क्या कहते हैं इसे, कैपिलरी गुजर रही है। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर ना जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली पोटेशियम रिलीज कर रहे होते हैं, मतलब उसके इन सेल्स के ऊपर, लेट्स सपोज मैं से सेल ये ड्रा करूँ एक सेल, तो ये सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो नॉर्मल इसको ऑक्सीजन आती है, उसके रिस्पॉन्स में इनका पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, रहते हैं, और एज ए रिजल्ट पोटेशियम लीक आउट होता रहता है, पोटेशियम लीक आउट होता रहता है। एज अ रिजल्ट ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स रहते हैं। सही है, लेकिन अगर किसी वजह से ये एल्वियोलाई मैं कर दूं ब्लॉक, और इसमें ऑक्सीजन ना आए या कम है, लेट्स सपोज, तो इसमें क्या होगा कि जो पोटेशियम के चैनल्स हैं, जो ऑक्सीजन मीडिएटेड पोटेशियम चैनल्स हैं इसके एंडोथेलियम के, वो बंद हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट जो पोटेशियम है वो बाहर नहीं आएगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा सेल के।
और उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। इधर मसल्स होते हैं एक्चुअली, ये एंडोथेलियम की बना दिया, लेकिन एंडोथेलियम नहीं, यहाँ मसल्स होते हैं जो कि कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं इन वेसल्स के। तो खैर उन मसल्स में फिर ऐसा होगा कि पोटेशियम ज़्यादा होगा और वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। सही है, ये पूरा मैकेनिज्म है। तो इसके बारे में जो सवाल पूछे हुए हैं तो हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं एम्फसाइज इस बात पे करना चाह रहा था कि एल्वियोलर ऑक्सीजन को फॉलो करते हैं। वो अगर ठीक है तो वेसल्स डायलेटेड रहेंगी, अगर वो कम है तो कम हो जाएगी। अब जो आर्टीरियल ऑक्सीजन है ना, पार्शियल प्रेशर, उससे नहीं रिलेटेड, वो जो मर्जी हो, इसका कंसर्न किसके साथ है? एल्वियोलर, पी कैपिटल ए हो तो इसके साथ स्मॉल आपको पता है आर्टीरियल होता है और कैपिटल एल्वियोलर होता है, तो ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, ये वही बात है तमाम ऑर्गन्स में ये है, चलो ठीक है। pulmonary vasoconstriction occurs due to reduced alveolar partial pressure oxygen, सही है। It also comes as the predominant stimulus for activation of hypoxic pulmonary vasoconstriction is decrease। अच्छा यहाँ अब ये आर्टीरियल लिख दी है, तो ये बात वैसे आंसर असल चीज है एल्वियोलर। मैंने आपको बताया आर्टीरियल पे रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो मे बी ये कोई मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, अगला आ गया, अगर वो कहते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का फीचर क्या है कि सिस्टेमिक हाइपोक्सिया काजेस पल्मोनरी आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन, तो ये बात भी एग्जैक्टली ऐसे नहीं है। सिस्टेमिक हाइपोक्सिया अगर यहाँ मुराद है कि लेट्स सपोज कोई ऐसा मसला हुआ जिसमें ये कम हो गया, लेकिन ये जो है एल्वियोलर ऑक्सीजन वो ठीक है, तो सिस्टेमिक हाइपोक्सिया तो है, लेकिन आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये बात सिंपल सी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने लेट खुद सोचो ना क्यों रखा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इससे रखा कि जहाँ वेंटिलेशन ज्यादा जिस एल्वियोलाई में, वहां पर फ्यूजन ज्यादा, तो एल्वियोलाई के साथ कंसर्न है हमारा। यहाँ कुछ ये चीजें हैं, अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले बेस्ट, ये ऑप्शन ना मिले, तब आप सिस्टेमिक में भी जा सकते हो। उसकी रीजन ये है जो सोची जा सकती है कि क्योंकि जब मोस्टली सिस्टेमिक हाइपोक्सिया होता है ना, उसके पीछे कोई पल्मोनरी हाइपोक्सिया भी, मतलब उसकी वेंटिलेशन पुअर हो रही होती है, कि जिस तरह कि आप हाई अल्टीट्यूड पे चले गए हो, तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है, तो उसकी वजह से सिस्टेमिक हाइपोक्सिया भी कुछ हो सकता है। सेम गोज फॉर लेट्स सपोज एस्थमा हो गया एक पेशेंट को, तो उसमें भी यही सीन है। सीओपीडी का पेशेंट है, उसमें भी सेम सीन है, सिस्टेमिक हाइपोक्सिया इज अकरिंग ड्यू टू द पुअर वेंटिलेशन। सही है ना, तो वो एक लिंक करते हैं, अगर वो लिंक है तब ये चीज ठीक है। सही है, इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाते हैं, असल बात मैं आपको समझा दी है। बाकी आपकी मर्जी। अपने पास आ गया हाइपोक्सिक गैस क्यों होती है, क्या मैकेनिज्म है? ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स के बंद होने से हाइपोक्सिक क्यों होती है? ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स की वजह से। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और इसमें आपको पता है देखो, पूरे चूंकि पूरे तमाम एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कम पहुंचेंगी, और तमाम एल्वियोलाई की जो पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी पूरे लंग्स में। ये बात समझने वाली है और हैरानी वाली भी है कि यार ये क्या बात हुई। ऊपर जाके हमें पहले ही ऑक्सीजन कम है, तो और हम दे पढ़ रहे हैं कि पूरी लंग्स की पल्मोनरी आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि पूरे लंग्स में जो ऑक्सीजन जा रही है वो कम जा रही है इतनी, मतलब नहीं उसकी कंसंट्रेशन ठीक। तो उसका जो जवाब मैं वो जवाब मुझे मिला वो यही है कि यार उसकी जरूरत भी नहीं है। अब देखो जितनी ऑक्सीजन पहुंच रही है उसको उठाने के लिए जितना जितना ब्लड चाहिए उतना लंग्स में जा रहा है, आप ना परेशान हो। सही है, ज्यादा खून भेजने से आपकी वो सप्लाई ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं हो जानी, तो अल्लाह पाक का मैकेनिज्म बेस्ट है, उस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, हाँ इसका एक नुकसान आ सकता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अच्छा ज्यादा ऊंचाई पे जाने से पल्मोनरी वेसिकल्स हो जाती है, हाई हो जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ये बात मैं दिखाना चाह रहा था। हाइपोक्सिया हुआ, अब ऊंचाई पे गए, हाइपोक्सिया हुआ, और उसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्शन होगी, एज ए रिजल्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ज्यादा हो गया, और हाइपरटेंशन इतनी जल्दी नहीं हो जाता। खैर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से पल्मोनरी अगर क्रॉनिक हो तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है, और उसकी वजह से आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है, जिसको हम कोर पल्मोनरी कहते हैं, अगर आपको पता हो तो ये वो चीज़ है। खैर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और हाइपोक्सिया में ज़्यादा हो जाता है। पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन रिड्यूस्ड एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, लेकिन सॉरी पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन occurs due to, जी बिल्कुल एल्वियोलर कम्युनिकेशन होता है, और हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन is increased by increase
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात भी ठीक है और वो इस तरह के मतलब ये दोनों चीज़ें होती है। मेजरली जो है वो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है, लेकिन ये भी कर सकती है। उसकी रीज़न याद रखने का तरीका ये है कि जब एल्वियोलर ऑक्सीजन कम हो ना तो वो इसको कंस्ट्रिक्शन करवा देती है। लेकिन अगर साथ में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो भी कम वो भी ज़्यादा हो रहा हो इन द ब्लड, तो वो मज़ीद कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। और उसको यूँ सोचा जा सकता है कि जो एल्वियोलाई है वो वाला एल्वियोलाई, हम स्पेसिफिक एल्वियोलाई की बात करते हैं कि ये ना सिर्फ ऑक्सीजन का अपटेक कर पा रहा है, बल्कि ये इतना पुअर काम कर रहा है कि ये CO2 भी नहीं बाहर फेंक पा रहा। सही है? तो एज़ अ रिज़ल्ट उसमें ज़्यादा ही आप सप्लाई कम कर देते हो कि भाई तू तो काम कर ही ना, तू तो रहने ही दे। तो वो इस तरह का कुछ मैकेनिज़्म है। आई समझ? कि ये भी आंसर ठीक है अगर आपको मिले। वरना अगर ये भी साथ में हो तो आपने इसको प्रेफ़र करना है। वरना increased partial pressure of CO2 also cause hypoxic pulmonary vasoconstriction। ओके, अपने पास चलते हैं हाइपोक्सिया की काजेज। एक मिनट, इसको यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर में।